Assalamu alaikum everyone. Welcome to new English lesson. In this lesson, we are going to learn 10 trending English words. आजकल आपने देखा होगा कि मीडिया के अंदर कुछ इंग्लिश वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो मैंने उनकी एक लिस्ट तैयार की है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि व्हाट एग्जैक्टली दोज वर्ड्स मीन। और याद रखिएगा कि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो है और इसमें जस्ट इंटेंशन ये है कि उन वर्ड्स को जो है वो आपको एक्सप्लेन किया जाए कि उनके एग्जैक्टली क्या मतलब है, ताकि आप जब उन वर्ड्स को सुने तो आपको समझ में आए कि इनका क्या मतलब है और आपकी वोकैबुलरी जो है वो इम्प्रूव हो। सो लेट्स बिगिन। अब फर्स्ट वर्ड इज नेपोटिज्म। आप आजकल ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, बहुत लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और नेपोटिज्म का मतलब ये है फेवरेटिज्म बेस्ड ऑन किनशिप। किनशिप कहते हैं ब्लड रिलेशंस को। तो अगर ब्लड रिलेशंस को जो है अगर कोई शख्स जो है वो उनको फेवर कर रहा है, अनफेयर बेनिफिट दे रहा है, ये याद रखिएगा कि जो नेपोटिज्म वर्ड है ये वर्क रिलेटेड जो एनवायरनमेंट होती है, जहाँ पर जॉब्स वगैरह या काम से जो जो एनवायरनमेंट होती है, काम से रिलेटेड जो जगह होती हैं, उधर ये वर्ड यूज़ किया जाता है कि अगर कोई शख्स किसी अच्छी पोजीशन पे है, उसके पास कोई पावर है, रिसोर्सेज है, वो और अपनी उस पावर को, उस पोजीशन या उस रिसोर्सेज को वो यूज़ करता है कि अपने जो ब्लड रिलेशन, जो फैमिली मेम्बर्स हैं या अपने जो फ्रेंड्स हैं, उनको जो है वो काम दिलवा दे जो कि कोई और डिजर्व करता था, लेकिन चूंकि वो उस पोजीशन पे है तो अपनी पोजीशन का जो है वो अनफेयर इस्तेमाल करे और अपने फैमिली को या अपने फ्रेंड्स को वो काम या वो जॉब जो है वो अनफेयर तरीके से दिलवा दे और किसी और का वो हक था और वो हक मार दिया जाए, तो इसको नेपोटिज्म कहा जाता है। ठीक है। और इसका सेंटेंस होगा नेपोटिज्म एग्जिस्ट इन एवरी इंडस्ट्री। कि नेपोटिज्म जो है वो हर इंडस्ट्री में जो है वो एग्जिस्ट करती है, हर जगह पर जो फेवरेटिज्म है बेस्ड ऑन किनशिप, ये मौजूद है हर इंडस्ट्री के अंदर। अब नेक्स्ट वर्ड इज नैरेटिव। आप नैरेटिव भी बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है, आप ये वर्ड भी बहुत सुन रहे होंगे और इसका मतलब है स्टोरी और डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। कि अगर कोई इवेंट हुआ है या सीरीज ऑफ इवेंट हुए हैं और उसके बारे में अगर कोई डिस्क्रिप्शन या कोई एक्सप्लेनेशन दी जाए, उसकी एक स्टोरी जो है वो एक्सप्लेन की जाए कि ये इवेंट इस तरह से हुआ है, ये वाकया ऐसे हुआ है, या ये इसके पीछे ये कहानी है या इस वजह से हुआ है, तो वो जो स्टोरी या वो जो डिस्क्रिप्शन या वो जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है, जिसके मकसद जिसके पीछे ये होता है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो उसको प्रोपोगेट किया जाए, उसको डेवलप किया जाए, उसको जो है ना लोगों के सामने एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रखा जाए उस डिस्क्रिप्शन, उस एक्सप्लेनेशन को देकर। ठीक है। तो ऐसी डिस्क्रिप्शन या स्टोरी या एक्सप्लेनेशन जो एक इवेंट को या सीरीज ऑफ इवेंट के मुतालिक जो है वो एक्सप्लेन की जाए ताकि एक पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्ड किया जाए, तो उसको आप नैरेटिव कहते हैं। इसका सेंटेंस होगा आई डोंट बिलीव दिस नैरेटिव। कि मैं इस नैरेटिव पे यकीन नहीं रखता हूँ कि जो भी ये इस इवेंट की जो ये एक्सप्लेनेशन दी जा रही है या जो डिस्क्रिप्शन दी जा रही है या जो भी स्टोरी बताई जा रही है, मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूँ। थर्ड वर्ड इज डिमाइस। आप इस वर्ड को भी बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे और इसका मतलब है अ पर्सन्स डेथ। किसी भी इंसान का जो इंतकाल हो जाता है, अगर वो कोई शख्स फौत हो जाता है तो उसके लिए हम उसकी डेथ के लिए सिर्फ डेथ वर्ड यूज़ करने की बजाय डिमाइस वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। ये आप समझ लें कि डेथ का एक एडवांस्ड वर्ड है। ठीक है। और इसका सेंटेंस होगा द होल नेशन वॉज सैड अबाउट हिज डिमाइस। कि जो तमाम नेशन है वो उसकी डेथ पे, उसकी डिमाइस पे बहुत ज़्यादा अफसुर्दा है। अब नेक्स्ट वर्ड इज नाइव। नाइव का मतलब है इनोसेंट। ऐसा कोई शख्स जो कि जिसका के ज़्यादा ना नॉलेज हो ना एक्सपीरियंस हो, अगर उसको किसी मामले के बारे में ज़्यादा पता ना हो और उसका कोई एक्सपीरियंस ना हो, वो इनोसेंट हो उस मामले में, या वो शख्स जो है वो दूसरों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता हो, या वो दूसरों की इंटेंशंस पे डाउट ना करता हो, उसको लगता हो कि लोग अच्छे हैं, लोगों की इंटेंशंस अच्छी हैं, तो ऐसे इंसान को आप एक नाइव इंसान कहेंगे। ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा इनोसेंट होता है, वो दूसरों पे ज़्यादा डाउट नहीं करता है, या उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है चीज़ों का, या उसका चीज़ों के मामलात के बारे में जो नॉलेज है वो ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे इंसान को आप एक नाइव इंसान कहेंगे। और इसका सेंटेंस होगा द नेशन इज़ नॉट नाइव टू बिलीव इन द लाइज़ ऑफ मीडिया। कि जो नेशन है, जो अवाम है, वो इनोसेंट नहीं है, वो नाइव नहीं है कि जो भी मीडिया इस वक़्त झूठ बोल रहा है, जो भी उसके लाइज़ हैं, उस पे बिलीव कर ले, उस पे यकीन कर ले। नेक्स्ट वर्ड इज कंडोलेंस।
कंडोलेंस का मतलब ये होता है सिंपैथी विद अनदर इन सोरो। ये जो वर्ड है किसी के मरने पर, किसी के डिमाइस पर जो है वो ये वर्ड यूज़ किया जाता है कि जब उसकी जो जो मरने वाला इंसान है, उसकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, अगर उनके साथ आप अफ़सोस का इज़हार करें, हमदर्दी का इज़हार करें, तो उस अफ़सोस के इज़हार को, उस हमदर्दी के इज़हार को जो है हम कंडोलेंस कहते हैं। और इसका सेंटेंस होगा, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री ऑफर देयर कंडोलेंसेस टू द फैमिली। कि तमाम मुल्क से जो लोग थे, उन्होंने जो फैमिली थी उसको अपनी, उसके साथ अपनी अफसोस का या अपनी हमदर्दी का जो है ना इजहार किया। Our next word is homicide, and homicide means an act of murder. देखिए जैसे सुसाइड है, सुसाइड में ये होता है ना खुदकुशी करना, कोई शख्स खुद को मार ले। होमिसाइड का मतलब ये है कि कोई शख्स किसी दूसरे को मारे, जो मर्डर होता है, कत्ल होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो एडवांस वर्ड है वो होमिसाइड है। और इसका सेंटेंस होगा, दिस इज द केस ऑफ होमिसाइड नॉट सुसाइड। कि ये जो है ये केस होमिसाइड का, कत्ल का केस है, मर्डर का केस है, सुसाइड का केस नहीं है। Our next word is crematorium, and crematorium means a place of funeral. जो भी अगर कोई हिंदू पर्सन जो है, जब उसकी डेथ होती है, उसका डिमाइस होता है, तो उसकी जो बॉडी को जो जिस जगह पर ले जाकर उसकी जो चिता को आग लगाई जाती है, तो उस जगह को जो है क्रेमेटोरियम कहा जाता है। आई गेस कि इसके लिए जो हिंदी वर्ड है वो शायद शमशान घाट है। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो जो भी वो जगह है जहाँ पर जो उसकी हिंदू पर्सन के मरने के बाद जो उनकी बॉडी की जो आखिरी रसूमात है, तो उनकी चिता को आग लगाई जाती है, उस प्लेस को क्रेमेटोरियम कहा जाता है। आ सेंटेंस इज, दे टुक हिज बॉडी टू द क्रेमेटोरियम। कि वो उसकी जो बॉडी थी उसको क्रेमेटोरियम तक ले गए। नेक्स्ट वर्ड इज क्रीमेट। क्रीमेट का मतलब है टू बर्न द बॉडी ऑफ डेड पर्सन। कि जो भी जो हिंदू पर्सन होते हैं, उनकी उनकी डिमाइस पे जो उनकी बॉडी को, जो उनकी चिता को आग लगाई जाती है, तो उस प्रोसेस को क्रीमेट करना कहते हैं। उस आग लगाने को जो है वो क्रीमेट करना कहते हैं, ठीक है। याद रखिए क्रीमेट जो है ये वर्ब है और जो क्रेमेटोरियम है ये नाउन है। और इसका सेंटेंस होगा, हिज फैमिली टुक हिज बॉडी टू द क्रेमेटोरियम टू क्रीमेट। कि उसकी जो फैमिली थी वो उसकी बॉडी को क्रेमेटोरियम तक ले गई टू क्रीमेट, कि उसको, ताकि उसको क्रीमेट किया जा सके। नेक्स्ट वर्ड इज, ये ईडियम है ओपन एंड शट। ये बहुत कॉमन ईडियम है, बड़ा यूज होता है। और ज़्यादातर ये जो लीगल मैटर्स या डिस्प्यूट्स जो होते हैं उनमें ये यूज होता है ईडियम। और इसका मतलब ये है स्ट्रेट फॉरवर्ड। कि अगर कोई भी लीगल मैटर या कोई भी डिस्प्यूट जो है, अगर वो बहुत ही क्लियर हो, उसके जो फैक्ट्स हैं वो बड़े वाजिया हो, सामने हो, और सारी चीज़ें क्लियर हो, सामने हो कि ये चीज़ इस वजह से हुई और इसका ये रीज़न है और ये सारा कुछ इस तरह से हुआ, ठीक है। तो अगर तमाम फैक्ट्स, एवरीथिंग इज क्लियर, तो आप उस केस को या आप उस डिस्प्यूट को एन ओपन एंड शट केस कहेंगे या ओपन एंड शट डिस्प्यूट कहेंगे, ठीक है। और इसका सेंटेंस होगा, दिस इज नॉट ओपन एंड शट केस। कि ये जो है ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना क्लियर केस नहीं है। इसमें अभी बहुत कुछ हिडन है जिसको कि इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। Our next and last idiom is more than meet the eyes. ये जो idiom है इसका मतलब है more than it appears to be। कि जिस तरह से चीज़ें नज़र आ रही हैं, मामलात उसमें बहुत कुछ इससे ज़्यादा है। मतलब कि जो सामने नज़र आ रहा है सिर्फ बात वहाँ तक महदूद नहीं है, अभी बहुत कुछ ऐसा है जो इसके अलावा है। ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कि हिडन है। तो मोर देन मीट द आइज, के जो आंखों को नजर आ रहा है, जो सामने नजर आ रहा है, सिर्फ वो नहीं है, उससे बहुत ज्यादा कुछ इसके अलावा भी है। तो इसका सेंटेंस होगा, देयर इज मोर टू दिस केस देन मीट्स द आइज। कि जो इस केस में अभी बहुत कुछ और भी है जितना के सामने नजर आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, द लेसन हैज कम टू द एंड। आई होप दिस लेसन वाज यूजफुल फॉर यू। अगर आपको ये लेसन पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आई विल सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।